नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण। 27 जुलाई को चंद्रमा 1 घंटे 43 मिनट तक धरती के साए में रहा। 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 12वां स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र के धुले में जनजातीय छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा करने के लिए 19 से 24 जुलाई तक विज्ञान प्रसार का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हवा की गुणवत्ता तथा मौसम पूर्वानुमान जांचने की आधुनिक प्रणाली का उद्घाटन किया। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने 27 जुलाई को पूर्ण चंद्र ग्रहण का दीदार किया। जब चांद धरती के साए में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ग्रहण के दौरान पूरी तरह काला होने के बजाय चंद्रमा लाल हो जाता है, क्योंकि धरती के वातावरण से गुजरने वाला सूर्य के प्रकाश का कुछ हिस्सा परावर्तित होकर चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। इस अद्भुत नजारे को ब्लड मून कहा जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण 1 घंटे 43 मिनट तक रहा, जो 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण था। पेश है इस अद्भुत खगोलीय घटना पर ज्ञान विज्ञान की ये विस्तृत रिपोर्ट। सदी का सबसे लंबे समय तक रहने वाला चंद्र ग्रहण 27 जुलाई की रात को देखा गया। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूर्ण चंद्रमा होता है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह से एक ही रेखा में होते हैं। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है। जब ग्रहण अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो पृथ्वी की पूरी छाया, जिसे प्रतिछाया भी कहते हैं, चांद को पूरी तरह से ढक लेती है। इसी वजह से प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश से रोशन होने वाले चंद्रमा की सतह अवरुद्ध हो जाती है। हालांकि कुछ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा की सतह तक पहुंचता है। प्रकाश वर्णक्रम की ओर से कुछ रंग, विशेष रूप से बैंगनी रंग, वर्णक्रम फिल्टर करके बिखर जाते हैं। इस घटना को रेले बिखराव कहा जाता है। यह वही क्रियाविधि है जिसके कारण रंगीन सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई देता है। इस प्रभाव में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम प्रभावित होता है। इसलिए चांद की सतह तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग सबसे ज्यादा होता है। इस कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण लाल रंग का हो जाता है। यही वजह है कि इस घटना को लाल चंद्रमा या ब्लड मून भी कहते हैं। इस चंद्र ग्रहण में सबसे लंबा ब्लड मून भी शामिल है, जो पिछले 100 वर्षों में पहली बार पृथ्वी से देखा गया। Longer than this, it was in 2000 that there was a lunar eclipse when about 106 minutes duration of total lunar eclipse happened. Now we have about 103.6 minutes of totality which is happening, and there are several lunar eclipses in this century which may be little close to this duration, but however this happens to be larger than all of them. It will be only in the next century then that you will get a lunar eclipse longer duration than this. चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण, आंशिक और उपछाया चंद्र ग्रहण। एक आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, लेकिन तब ये तीनों खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में सीधी रेखा नहीं बनाते। जब ऐसा होता है तो चंद्रमा की सतह का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी की मध्य छाया या प्रतिछाया से ढक जाता है। दूसरी तरफ एक उपछाया वाला चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया से मंद पड़ जाता है। इसे पेनम्ब्रा या उपछाया भी कहते हैं। अक्सर एक उपछाया वाले चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा में अंतर कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि चंद्रमा पर शायद ही कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। 27 जुलाई का ब्लड मून या लाल चंद्रमा असामान्य रूप से लंबा था, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर था। इसके कारण चंद्रमा सामान्य से भी ज्यादा धीमी गति से बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका के साथ साथ
रशिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई दिया। 27 जुलाई को लाल ग्रह कहलाए जाने वाला मंगल ग्रह भी पृथ्वी के नजदीक था। इसके कारण वह सामान्य से ज्यादा चमकदार दिखाई दिया और जुलाई के अंत तक यह शाम से सुबह तक दिखाई देता रहेगा। यदि आसमान साफ रहा तो ये चमकदार मंगल ग्रह भी नग्न आंखों से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें मंत्रालय की हाल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया। इनमें सुपर कंप्यूटर का आधुनिकीकरण तथा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पूर्व अनुमान प्रणाली की स्थापना शामिल है। इसके अलावा लक्षद्वीप में 6 विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना जैसी भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना 12 जुलाई 2006 को हुई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पृथ्वी जोखिम मूल्यांकन केंद्र तथा महासागर विकास मंत्रालय का विलय कर इस मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ये मंत्रालय पर्यावरण विज्ञान, महासागर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और भूकंप विज्ञान के क्रियाकलापों की देखरेख करने वाला एकीकृत नोडल मंत्रालय है। It's a historical day for Earth Science fraternity in India on account of completing 12 years of establishing Ministry of Earth Sciences. The quality of weather service by the ministry has shown great improvements during the past 4 years, specifically noticeable improvements achieved in predicting skills of heavy rainfall and tropical cyclones. In June 1, 2018, Ministry has commissioned a very high resolution, which means 12-kilometer grid scale, state-of-the-art global ensemble prediction systems called EPS for generating operational 10 days probabilistic forecast of weather. This prediction system is one of the best weather prediction systems worldwide. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत समुद्री संसाधनों के अन्वेषण से जुड़ी प्रौद्योगिकी भी आती है तथा ये अंटार्कटिक या आर्टिक और दक्षिणी महासागर अनुसंधान के लिए नोडल भूमिका निभाता है। हाल ही में मंत्रालय की गतिविधियों में 4 लाख मछुआरों को मछली पकड़ने से जुड़ी सलाह देना, 3 करोड़ किसानों को मौसम से जुड़ी सलाह देना, सुपर कंप्यूटर का आधुनिकीकरण, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना, भूकंप से जुड़े अध्ययन के लिए 3 किलोमीटर की गहराई तक वैज्ञानिक खुदाई करना तथा राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना है। भविष्य में मंत्रालय की योजना लक्षद्वीप में 6 विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करना, शोध जहाजों की खरीद, ध्रुवीय तथा तटीय क्षेत्रों में अनुसंधान को मजबूती और बहु खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली डिजाइन करने की है। पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा किए गए प्रमुख वैज्ञानिक योगदानों को मान्यता देने के लिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन यानी ESSO लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार तथा नेशनल अर्थ सिस्टम साइंसेज पुरस्कार देता है। Lifetime Excellence Award is made to Professor Vadlia in recognition of his varied and lasting contributions. Dr. Satish Shenoy with the National Award in the field of ocean science and technology for the year 2018. The Ministry of Earth Sciences honors Dr. Praveen Kumar with the Young Researcher Award in the field of Earth System Science for the year 2018. अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम महाराष्ट्र के धुले जिले में चलेंगे, जहां जनजातीय छात्रों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। पापा जी मेरा हिस्सा करो, मजा आ गया। मुझे एक्टर बनने दीजिए, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो घर वालों का जाओ हाथ जोड़ के। और उन गाली का जवाब गाली से देना चाहिए, वो भी खुली हिंदुस्तानी भाषा में। स्पीड बढ़ा गुरु। जब मुझे टेक करने लगे तो देव साहब बोले बीरबल लेट अस टेक। मैंने कहा ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस महापुरुष की तस्वीर है। कहता काट काट, नॉट इन माय स्टाइल।
क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दास बीरबल। आप मुझे मिलिए गुफ्तगू में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मालिक लोग अपना खाली देखता है, ना पाट वाला किसान को देखता है, ना मजदूर को देखता है। जो यहाँ पर डेट कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो डेट हो जा रहे हैं, उन लोगों का भाग में है कि उन लोगों को 50,000 1 लाख रुपए मिल जाता है। नहीं तो वो तो चाहते हैं, मालिक चाहते हैं कि उन लोगों का बॉडी इसी तरह निकल जाए। वर्कर तो कुछ बोलता नहीं है, पहला नंबर बोलने जाएगा तो गेट का बाहर। कुछ आदमी मर भी गया, वो लोग को ग्रेच्युटी नहीं मिला। अगर ज़्यादा बोलिएगा तो मिल को बंद कर दिया जाएगा। एक आदमी रिटायर होता है, वो सोचता है हमारे लड़की को शादी देगा, पैसा ही नहीं है। मजदूरी है 300-400 रुपया रोज है, उसमें का अपने खुद खाएंगे, ना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, ना कुछ सही से एक ढंग से कपड़ा लगता नहीं पहन पाते हम लोग। देखिए पश्चिम बंगाल से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, संकट में जूट, रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जनजातीय छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार ने 19 से 24 जुलाई को महाराष्ट्र के धुले जिले में एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान स्वयं प्रयोग करने तथा कई दिलचस्प कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार तथा जलगांव स्थित उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ ने संयुक्त रूप से महाराष्ट्र में धुले जिले के जनजातीय छात्रों के लिए मूलभूत विज्ञान के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 19 से 24 जुलाई तक आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय छात्रों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को पेशेवर रूप से अपनाने को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा जनजातीय छात्रों को शोध की संस्कृति से परिचित कराना, वैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के व्याख्यान आयोजित कराना तथा उद्योगों का दौरा करने एवं परामर्श सत्रों को आयोजित करना था। I am very happy to inform our university, namely North Maharashtra University Jalgaon, has arranged this particular novel activity for the tribal children with certain kind of motivation, and that main motivation involves, in order to create the scientific temperament among us the tribal children, this activity has been organized. जनजातीय छात्रों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि स्कूली छात्रों को विभिन्न प्रयोगों तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जोड़कर उनमें वैज्ञानिक सोच तथा विज्ञान के प्रति उत्सुकता पैदा की जा सके। प्रशिक्षण स्थल पर प्रयोग के सत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग कर वैज्ञानिक प्रयोग दिखलाए गए, जिससे छात्रों को उन प्रयोगों से जुड़े विज्ञान के विषय में जानकारी पाने में मदद मिली। छात्रों से वार्ता सत्र में छात्रों, वैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न अवसरों तथा भविष्य में उनकी उपयोगिता के बारे में विचार विमर्श किया। The said program involves 100 tribal children of ST category only from Nandurbar and Dhule district. Industry visits, environmental visits, screening of scientific movies, medical camps, and important thing is that the yoga sessions early in the morning for the benefit of these particular children. प्रोफेसर बेंद्रे ने पानी के पीएच सूचकांक, जल प्रदूषण तथा पानी के रसायन पर विस्तार से व्याख्यान दिया। विज्ञान प्रसार की डॉक्टर इरफाना बेगम ने ध्वनि पर एक दिलचस्प सत्र का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को प्लास्टिक, ग्लास तथा स्टील जैसे विभिन्न पदार्थों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से जुड़े विज्ञान के बारे में बताया गया। इसके अलावा उन्होंने जल तरंग जैसे संगीत उपकरणों के क्रियाकलाप के विषय में भी जानकारी दी।
विशेषकर प्लास्टिक स्ट्रॉ सिटी में हवा का रास्ता बदलने से होने वाले ध्वनि बदलाव से छात्र काफी प्रभावित हुए। पर्यावरण से जुड़े अध्ययन के लिए छात्रों को बारीपाड़ा जंगल ले जाया गया, जहां सामुदायिक प्रयास से एक बंजर पहाड़ी को वृक्षारोपण द्वारा हरा भरा बनाया गया था। कृत्रिम जलाशयों द्वारा लोगों ने जल संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उपयोग चावल, स्ट्रॉबेरी तथा महुआ उगाने के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को सकरी में पवन ऊर्जा और सौर पार्क का दौरा कराया गया, जहां उन्होंने ऊर्जा उत्पादन की विभिन्न क्रियाविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरे से उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों तथा नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अलग अलग 10-12 स्कूलों के बच्चे होते हैं, जो एक तरह से देखा जाए कि उन स्कूलों के प्रतिनिधि होते हैं। इन वर्कशॉप्स में 6 दिन की, चूंकि ये रेजिडेंशियल वर्कशॉप है, तो सुबह 7 बजे से रात में 8:30-9 बजे तक सेशंस होते हैं। तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और जाके बाद में ये अपने स्कूलों में भी उन गतिविधियों को फिर से कर पाते हैं। और जहाँ तक एक मुख्य उद्देश्य ये है कि विज्ञान हमें सवाल करना सिखाता है और सवालों के जवाब ढूंढना सिखाता है। तो हमारी एक कोशिश ये भी है कि बच्चे सवाल करें और अपने आसपास के परिवेश से उन जवाबों को भी ढूंढने की कोशिश करें, ताकि कल बेहतर बना सके। जो पेड़ आप देख रहे हो, ये फनस का पेड़ है। आमतौर पर जनजातीय छात्रों को दुनिया भर में चल रही वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। गहन प्रशिक्षण कार्यशाला देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों में पेशे के अवसर विस्तृत करने तथा आरंभ से ही छात्रों को तार्किक तथा वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करती है। वायु प्रदूषण विशेषकर भारत के शहरी क्षेत्रों में भारी स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। भारत के प्रमुख शहरों में प्रदूषण की सटीक जांच तथा मौसम के बदलते तौर तरीकों पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 जुलाई को दिल्ली के चांदनी चौक में सफर नामक वायु गुणवत्ता तथा मौसम पूर्वानुमान की आधुनिक प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली को भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने विकसित किया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के तौर तरीकों में लगातार आ रहे बदलाव ने हवा की गुणवत्ता तथा मौसम परिवर्तन की निगरानी को आवश्यक बना दिया है। इस सिलसिले में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के चांदनी चौक में हवा की गुणवत्ता तथा मौसम पूर्वानुमान के लिए एक आधुनिक प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसका नाम सफर या सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग है। ये प्रणाली विशाल एलईडी रंग कोटिंग के साथ 24 घंटे वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदर्शित करता है। देश में अपनी तरह की ये पहली प्रणाली है, जिसे भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे ने विकसित किया है तथा जिसका संचालन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कर रहा है। दुनिया का जो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल समझ लीजिए PM1, जिसके बारे में अभी इस लेवल का भी शायद अध्ययन नहीं हुआ होगा कि उसके कारण कितने लेवल का नुकसान और फायदा होता है। फायदा तो क्या होगा, लेकिन नुकसान होता है। वो यहाँ पर ये समझ लीजिए देश में ये यहाँ पर PM1 का जो लेवल है, ये एक प्रकार से पहली बार यहाँ पर जो है एक इसकी लॉन्चिंग हो रही है। सफर के पूरी तरह कार्य शुरू कर देने के बाद हर दिन की वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक लोगों को समय रहते स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह दी जाएगी तथा विशेष सावधानियां बरतने के लिए कहा जाएगा। प्रतिदिन वायु गुणवत्ता तथा मौसम के मानदंड की निगरानी के अलावा ये प्रणाली सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों के सूचकांक और वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म PM1 कण तथा पारा को भी माप करेगी, जिनका इंसानों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा के कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। पराबैंगनी किरणों की माप के आधार पर डिस्प्ले पर सलाह जारी की जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टि से ये असेसमेंट करके बताया गया कि अगर 5% लोग भी, वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो 5% लोग भी 5% लोग भी वो हेल्थ एडवाइजरीज
तो उसके कारण जो इकोनॉमी के अंदर 2000 करोड़ रुपए का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। 2000 यानी 2000 करोड़ रुपए की हेल्थ की सेविंग्स होती है। ये प्रणाली दिल्ली में संचालित भारत की पहली वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अभिन्न अंग होगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वर्तमान वायु गुणवत्ता नेटवर्क को मजबूत करेगी। सफर से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तथा वो वायु प्रदूषण और मौसम की चरम स्थितियों का सामना करने की तैयारियां कर सकेंगे। PM 2.5, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे वायु गुणवत्ता से जुड़े मानक की नियमित जांच के अलावा ये प्रणाली बेंजीन, टोलुइन तथा जाइलिन की उपस्थिति पर भी नजर रखेगी। सफर के आंकड़ों तथा सावधानियों का लाभ कृषि, विमानन, ढांचागत सुविधा, आपदा प्रबंधन योजना तथा कई अन्य क्षेत्रों में भी होगा जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वायु गुणवत्ता तथा मौसम से प्रभावित होते हैं। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे बहुत कुछ है बाकी, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। देखिए कानून की कड़ाई कैसे काम आई। सारी कहानी RSTV ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई। राजस्थान में बेटियों की संख्या जमकर बढ़ाई। लड़कियां भी आजकल बहुत ज्यादा एबल है, बल्कि इनफैक्ट बॉयज से ज्यादा एबल है। दोनों इक्वल हैं, जो बॉयज कर सकते हैं वो गर्ल्स कर सकती हैं। ये है कि हाँ लड़की होनी चाहिए, ये नहीं है क्योंकि आजकल लड़की ज़्यादा बढ़ रही है लड़कों के अकॉर्डिंग। पहले नेता नगरी सीटियों में वो मारा कांवड़ा में मारा हुआ, आज भी न मार सकते। देखिए मुहिम कन्या बचाओ, शनिवार रात 8:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने फिर से चार्ज करने योग्य एक नई बैटरी विकसित की है जो कमरे के तापमान पर वायु तथा सौर ऊर्जा का संग्रह कर सकती है। इस कार्य के लिए शोधकर्ताओं ने एक फ्लो बैटरी या फिर से चार्ज होने योग्य बैटरी का इस्तेमाल किया। इस शोध से बिजली के ग्रिड में तेजी से ऊर्जा प्रवाहित हो सकेगी। ये शोध जूल पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड नेटवर्क नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम में शोधकर्ता अपने शोध के लिए 10 लाख रुपए से अधिक कीमत के उपकरण किराए पर ले सकेंगे। ये कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए आरंभ किया है जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। प्रयोगशाला से उपकरणों को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ताओं को निर्धारित शुल्क देना होगा। साथ ही उपकरणों को किराए पर लेने का कारण तथा निर्धारित समय का उल्लेख करना होगा। अधिक जानकारी के लिए देखें www.dst.gov.in। विभिन्न प्रकार के कीटों तथा पतंगों के अध्ययन के लिए 21 से 29 जुलाई तक राष्ट्रीय कीट सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम लोगों में कीटों की विविधता के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में कीट सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कीटों को प्रकाश के उपयोग से पकड़ा जाता है,
क्योंकि वो प्रकाश की ओर प्राकृतिक रूप से आकर्षित होते हैं। पर्यवेक्षक कीड़ों को पकड़ने के बाद उनकी तस्वीरें आम लोगों के लिए उपलब्ध मोबाइल विज्ञान एप्लीकेशन जैसे आई नेचुरलिस्ट तथा इंडिया बायोडाइवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड करते हैं। ताजा खोज में अंतरिक्ष विज्ञानियों को बृहस्पति ग्रह के 12 नए चंद्रमाओं के बारे में पता चला है। इनमें एक का नाम असामान्य कक्षा के कारण ऑड बॉल रखा गया है, जबकि दूसरे का नाम वेलेट्यूडो रखा गया है, जो रोम के भगवान बृहस्पति की पड़पोती का नाम है। इस खोज के लिए अंतरिक्ष विज्ञानियों ने चिली, हवाई तथा एरिजोना स्थित टेलीस्कोप की मदद ली। अब सौर मंडल में बृहस्पति के सबसे अधिक 79 चंद्रमा हैं। इसके बाद 61 चंद्रमाओं के साथ शनि ग्रह का स्थान आता है, जबकि वरुण ग्रह के 27 चंद्रमा हैं। विज्ञान के इतिहास में सप्ताह हम याद कर रहे हैं श्री राम शंकर अभ्यंकर को, जिनका जन्म 22 जुलाई 1930 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। वो एक गणितज्ञ थे जिन्होंने बीज गणितीय ज्योमेट्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेषकर उन्हें गणित के क्षेत्र में अभ्यंकर के परिमित समूह के लिए अनुमान सिद्धांत का विकास करने के लिए याद किया जाता है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने गणित के क्षेत्र में 200 से अधिक शोध पत्र लिखे। अपने महत्वपूर्ण योगदानों के लिए अभ्यंकर ने कई सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त किए, जैसे मैकॉय पुरस्कार और मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से शुवेने पुरस्कार। 2 नवंबर 2012 को 82 वर्ष की आयु में अमेरिका के इंडियाना में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका योगदान आज भी गणित की दुनिया में उभरते हुए वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।